गुड मॉर्निंग बेटा, स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं खंड में इकाई 2 पाठ 1 संसद लोकसभा और राज्यसभा। आज अपने टॉपिक चल रहा है संसद के कार्य। संसद के बेटा जो कार्य है वो 4 है। सबसे पहला है विधि निर्माण करना, विधि यानी कानून बनाना। दूसरा है धन विधेयक पारित करना। तीसरा कार्य है संविधान संशोधन का कार्य और चौथा कार्य है बेटा कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आपके आ चुका है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बन चुका है संसद की कार्य में कि कार्य जो संसद है कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है। तो संसद के जो 4 कार्य हैं उनमें से 2 कार्यों पर बोर्ड में पहले से ही प्रश्न बन चुका है, एक बार 6 नंबर का, एक बार 4 नंबर का। चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार भी बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो संसद का पहला कार्य है विधि निर्माण करना, कानून बनाना। सरकार की व्यवस्थापिका अंग का सबसे प्रमुख कार्य विधि निर्माण होता है। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है और संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघात्मक यानी फेडरलिज्म, फेडरेशन व्यवस्था, जिसका अभिप्राय यह है कि संघ व प्रांतों में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें शक्तियों को बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शक्तियों को कौन सी अनुसूची में बांटा गया है? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार करती है। हालांकि समवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है। अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। राज्यों को सौंपे गए राज्य सूची के विषयों के संबंध में भी कुछ परिस्थितियों में अगर राज्य सूची के किसी विषय के कानून में और केंद्रीय कानून में अगर आपस में टकराते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून माना जाएगा। कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना बेटा, साधारण विधेयक किसे कहते हैं? कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहा जाता है। और जो ये विधेयक है संसद के किसी भी सत्र में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा गया है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसे भी। अगर कोई विधेयक मंत्री लेके आते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य लेकर के आ रहे हैं तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। अगर कोई लोकसभा का या राज्यसभा का साधारण सदस्य विधेयक ला रहा है तो उसे अपन गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक को पारित, विधेयक पारित यानी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो जो इसमें अनेक प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। बेटा विधेयक जो होता है इसके सदन में 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। नियत समय पर सदन में संबंधित सदस्य खड़े होकर प्रस्ताव रखता है, विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाती है। और ये जो अनुमति दी जाती है वो क्या कहलाता है? प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक अवस्था होती है। जो द्वितीय वाचन होता है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बारीकी से विधेयक पर विचार विमर्श इसमें किया जाता है। सामान्यतः अवस्था में विधेयक पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है जो विधेयक पर बारीकी से विचार करती है। प्रत्येक धारा पर चर्चा होती है कि एक लाइन पर इसमें चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, इसकी कमियों को निकाला जाता है, इसकी समीक्षा की जाती है। निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। उस प्रतिवेदन पर सदन में बहस और विचार विमर्श होता है। उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है।
ये पूरी प्रक्रिया विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाता है। तो ये द्वितीय वाचन था बेटा। इसके पश्चात विधेयक में आवश्यक शाब्दिक और औपचारिक संशोधन किए जाते हैं। अंतिम रूप से पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि द्वितीय वाचन में विस्तार से विधेयक पर चर्चा शुरू हो जाती है। चूंकि द्वितीय वाचन में विस्तार से विधेयक पर चर्चा हो चुकी है, अतः तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत मतदान होता है। सभी सदस्य मतदान करते हैं। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तो वह सदन में पारित समझा जाएगा। वोटिंग होती है, पक्ष और विपक्ष वाले लोग वोटिंग करते हैं, और अगर वह साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो विधेयक को पारित माना जाता है। फिर ये विधेयक दूसरे सदन में, जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वहां से पारित किए जाने के पश्चात उसे पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन जैसे कि लोकसभा में पारित हो गया, फिर विधेयक को कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में। वहां पर भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं। यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर ले तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा ऐसे संशोधन करे जो पहला सदन सहमत नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मतभेद उत्पन्न हो जाता है और सहमति करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 इससे संबंधित है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर असहमति से उत्पन्न गतिरोध का समाधान निकालने के लिए, समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जी को अधिकार प्राप्त है कि वह विधेयक पर फैसला करने हेतु संयुक्त बैठक आमंत्रित करे, दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाए। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। अब तक केवल 3 विधेयक ही संयुक्त बैठक में पास किए गए हैं। कितने विधेयक? 3 विधेयक संयुक्त बैठक में पास किए गए हैं। फिर जब दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तो फिर विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ ही भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक, अधिनियम या कानून बन सकता है। राष्ट्रपति जी विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार संसद के पास भेज सकते हैं, लेकिन यदि संसद संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष भेजे, तब राष्ट्रपति के लिए उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति जी को बेटा इसमें 2 प्रकार का निषेधाधिकार, निषेधाधिकार कैसे किसे कहते हैं? वीटो को 2 शक्तियां प्राप्त है। एक तो होता है सीमित वीटो और दूसरा है जेबी वीटो। तो सीमित निषेधाधिकार में ये होता है कि राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात जब राष्ट्रपति जी के पास आता है तो राष्ट्रपति जी को उस पर सिग्नेचर करने होंगे। दूसरा जो जेबी वीटो है उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो में ये होता है कि राष्ट्रपति जी को कोई विधेयक सही नहीं लगता है तो राष्ट्रपति जी उस विधेयक पर न तो सिग्नेचर करते हैं न उसको लौटाते हैं, उसे अपने पास में रख लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार। और ऐसा अब तक एक बार हुआ है, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने डाक विधेयक से संबंधित किसी विधेयक को अपने पास रख लिया था। तो बेटा जो विधि निर्माण की जटिल यानी कठिन प्रक्रिया राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है, लेकिन संसद का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। उसके द्वारा संसद लोगों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने यानी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने और देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। लेकिन क्या संसद देश के सभी नागरिकों के लिए विधि निर्माण का अधिकार रखती है? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? क्या हमारी जो संसद है देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए कानून बना सकती है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जहां पर हमारी संसद
सभी नागरिकों के लिए कानून नहीं बना सकती। यह आश्चर्य की बात है कि देश के मुसलमानों और ईसाइयों के लिए सामाजिक धार्मिक जीवन के लिए कानून निर्माण का अधिकार हमारी संसद को प्राप्त नहीं है। मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून बनाता है, यानी उनको उनके कानूनों के लिए उन्हें फ्री छोड़ दिया गया है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में जिसका उल्लेख है वो भारत में लागू नहीं हो पाई है, अर्थात भारत क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून भारत में अभी नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है कि उनके लिए अपने पर्सनल लॉ बोर्ड होंगे जो उनके सामाजिक जीवन के नियमों का निर्धारण करेंगे। ये तो संविधान प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यही नहीं, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य का कर्तव्य घोषित है कि यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा, सभी नागरिकों के लिए एक जैसी संहिता या विधि बनाना, तो ये उसका भी उल्लंघन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अनेक बार समान नागरिक संहिता की स्थापना करने का निर्णय दे चुका, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे राजनेता समान नागरिक संहिता की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। अब जो संसद का पहला कार्य हो गया विधि निर्माण करना, कानून बनाना। अब बेटा जो दूसरा कार्य वो है धन विधेयक पारित करना। संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है धन विधेयक पारित करना। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है और अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है, इसकी परिभाषा दी गई है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बट धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को शक्तियां कम प्राप्त है और लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन अपने पास रोक सकती है, इससे अधिक नहीं। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात राज्यसभा की सिफारिशों के लिए उसके पास भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए विधेयक की उसे प्राप्ति की तिथि 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। राज्यसभा के पास जब धन विधेयक पहुंचता है तो उसे 14 दिनों के भीतर उसे लौटाना होगा। यदि 14 दिनों में लौटाया नहीं जाता है तब भी वह दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना आवश्यक माना जाएगा। ये भी उल्लेखनीय है कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं। फिर है संविधान संशोधन का कार्य। संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं में परिवर्तन, क्योंकि समय के अनुसार आवश्यकताएं बदलती रहती है, तो इन आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ संविधान में भी बदलाव की आवश्यकता होती है और इसीलिए प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन की व्यवस्था होती है और संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान लचीला और कठोर दो प्रकार का होता है। कठोर संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है और लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। जबकि बेटा जो हमारा संविधान है इसे कठोरतम और लचीलेपन का अद्भुत समन्वय कहा जाता है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत समन्वय है, सिद्ध कीजिए। तो इसमें अपन इसकी विधियों का वर्णन करेंगे और इसी में इसका विधियों का वर्णन में ही इसका आंसर है। तो जो भारतीय संविधान है इसमें लचीलापन हमने ब्रिटेन से लिया है, कठोरता अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में, कौन से अनुच्छेद में बेटा? 368 में। संविधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है। संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से होता है। परंतु ऐसा कोई संशोधन जो संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, राज्यों की विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन आदि से संबंधित हो, तब इसी वाले संशोधन विधेयक के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसे अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। और तीसरा जो तरीका है वो है, देखो बेटा एक बार मेन विधियों को वापस समझाती हूँ। पहला तरीका क्या है? संविधान की कुछ प्रावधान में संसद की दोनों सदनों की साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित माना जाता है, संशोधन हो जाता है। जैसे कि राज्यों का पुनर्गठन है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन है, नया राज्य बनाना है, तो इसमें संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। फिर जो
अनुच्छेद 368 में सेकंड तरीका जो उल्लेखित है वो है कि जो संविधान के अधिकांश अनुच्छेद है उनमें संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत और 2/3 बहुमत, इस बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन होता है। तीसरी जो विधि है कठिन विधि है, उसमें संसद के उपस्थित सदस्यों के कुल बहुमत और सदस्यों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, उनका समर्थन भी आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। जैसे कि पहले राज्यसभा में पारित हो गया, फिर लोकसभा उसे पारित करेगी, अर्थात इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। मतभेद वाली स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से पारित माना जाता है। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। इस प्रकार विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण और धन विधेयक पर जहां लोकसभा को राज्यसभा पर प्रभुत्व प्राप्त होता है, वही संविधान संशोधन प्रभुत्व यानी जो धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, इसमें लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है, जबकि जो संविधान संशोधन विधेयक है इसमें दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पहले आ चुका है कि संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण करती है, 4 विधियां लिखें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता मताधिकार के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है, लेकिन कार्यपालिका को नित्य प्रतिदिन कार्यों में नियंत्रित करने का कार्य जनता की प्रतिनिधि संस्था अर्थात संसद को प्राप्त है। कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों या उसकी नीतियों में समीक्षा करने का कार्य कौन करती है? संसद। तो संसद किस प्रकार नियंत्रित करती है? भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जैसे कि प्रश्नकाल, प्रश्न पूछकर, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है नियंत्रित करने का, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है और वह है विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। बेटा विश्वास प्रस्ताव समझो, लोकसभा में जो किसी पार्टी को 272 सीटें प्राप्त होती है तो उसे बहुमत मिलता है, लेकिन जब गठबंधन सरकारें होती थी बीच के समय में, तो उसमें अगर एक दल भी अलग हो जाता था तो गठबंधन डगमगा जाता था। ऐसी स्थिति में विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव संसद में लेके आते थे लोकसभा में, तो विश्वास का मत प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं और सदस्यों से इसके पक्ष में मत देकर पारित करने का आग्रह करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विश्वास मत के पारित न होने और अविश्वास मत के पारित होने से इन दोनों का परिणाम मंत्रिपरिषद का अपने पद से हटना होता है, त्यागपत्र देना होता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके कौन कौन से हैं? प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। इस सभी तरीकों से हमारी संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसके साथ ही संसद देश में विचार विमर्श का सबसे बड़ा मंच है। विकास और कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से संसद में चर्चा होती है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के निर्वाचन है, उनको पद से हटाने आदि का कार्य भी करती है। राष्ट्रपति जी का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन है, इन सब कार्यों में संसद भाग लेती है। इसके अलावा उनको हटाना, वहां भी प्रस्ताव लाने का कार्य भी संसद करती है। तो इस प्रकार हमारे संसद के कार्य कौन कौन से हैं? विधि निर्माण करना, धन विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण करना।